नमस्कार। अमेरिका और रूस का जो मामला लगातार चला हुआ है सालों से, तो उसके बीच भारत के ऊपर एक तरीके से आर्थिक दबाव हमेशा बना रहता है। और अभी भी जो अमेरिका 500% टैरिफ की बात कर रहा था, उससे भी हमारी इकोनॉमी को नुकसान भी हुआ है और आगे भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक राहत हो सकती है। भारत और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के जो 27 देश हैं, उनके बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। और वो ट्रेड एग्रीमेंट हमें क्या फायदा देगा और साथ ही उसकी वजह से हमारे और उनके बीच कितना व्यापार हो सकता है, जो सारी चीजें हैं उस पे डिस्कशन के लिए, उस पर उसका विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी गुप्ता जी, जो पहले भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन और हमारे देश के बीच में, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो इसका क्या रीजन है, क्यों कहा जा रहा है और इसका फायदा क्या होगा हमें? देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है उसमें यूरोप के 27 देश हैं जी। और 27 देशों के साथ हिंदुस्तान की सरकार 2007 से इकट्ठा डील करने की कोशिश में थी, फ्री ट्रेड डील करने की एग्रीमेंट, और वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ कारण थे। एक तो जहाँ तक मैं ये मान के चलता हूँ कि यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, यानी वो चीज़ों को, लो ग्रेड चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। जी बिल्कुल। कहीं पे वो चाइल्ड राइट्स की बात करेंगे, कहीं पे वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, कहीं पर वो एनवायरमेंटल राइट्स की बात करेंगे कि भी आप एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट करते हो या नहीं करते। कहीं पर वो इवन के यहाँ तक भी देखते हैं कि आप जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में कहीं आपने कार्बन ज़्यादा तो नहीं प्रोड्यूस कर दिए, यानी थर्मल से बनने वाली या कोयले से बनने वाली बिजली तो नहीं आप यूज़ कर रहे जी। तो ये यानी स्ट्रिक्ट उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हैं, स्टैंडर्ड के हैं, जो कि हर देश उनसे पार नहीं पा सकता। हिंदुस्तान को भी इसमें प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन अब जो ये डील हुई है, ये डील दोनों के लिए मजबूरी है। हिंदुस्तान के लिए भी मजबूरी थी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी मजबूरी थी। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देश जो नाटो के मेंबर हैं, वो यूएसए से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, यूएसए की बदतमीजियों के कारण, जी। यूक्रेन वार के कारण। वो ये चाहते हैं कि भी हमारी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर कम हो और हमें दूसरी मार्केट मिले। और इंडिया, क्योंकि बार बार टैरिफ का डर दिखाया जा रहा है, हालांकि इंडिया का ट्रेड जो है सिर्फ यूएसए के साथ ही सरप्लस है, जो ट्रेड ऑफ बैलेंस की बात करें। जी जी। ट्रेड तो अब होगा क्या कि इसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो ब्लॉक है, पूरा का पूरा ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन। जी। इस यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, जिसमें इटली भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, डेनमार्क भी है, बुल्गारिया भी है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, क्रोएशिया है। इस तरह के बहुत सारे देश हैं जो, और इन देशों की टोटल जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 बिलियन है, यानी 2 अरब लोग हैं। और वर्ल्ड की जीडीपी, जितनी वर्ल्ड की जीडीपी है उसका लगभग 25% इन देशों की जीडीपी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस डील से दुनिया के 1/4 व्यापार के साथ सहमति बना ली कि अब अमेरिका के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, अमेरिका की से अगर हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं या ठीक नहीं चलते तो हमें एक नई मार्केट मिल गई, हम वहां से अपना लॉस पूरा कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन जो हमको ज्यादा प्रभावित करेगा वो प्रभावित ये करेगा कि जो इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
यानी हम टैरिफ या टैक्स 0 लेवल पे लेके आएंगे और ये जाके इंप्लीमेंट होगा आपका 3 से 10 साल के बीच में। ऐसा नहीं है कि आज आपका 27 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ और अभी से आपको बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। टाइम लगेगा कि हमने कुछ चीज़ों में कम किए हैं, अब उनकी चीज़ें हिंदुस्तान में आएंगी। हमने देखना ये होगा कि उनकी चीज़ें आने से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कहीं एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। जस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, एक कार आप 25 लाख रुपए की कार लेते हो जी हिंदुस्तान में, एक कार जर्मनी से आती है BMW, उसकी कीमत मान लो 60 लाख रुपए है, लेकिन उस पर 150% ड्यूटी थी, अभी तक टैरिफ था, तो वो 60 लाख की पड़ती थी। अब वो ड्यूटी घटाकर 150 से 10% हो गई या 20% हो गई, यानी उसमें बहुत ज्यादा कमी होगी। तो वो कार जो 60 लाख की आती थी या 1.5 करोड़ की आती थी, वो कार आपकी 1 करोड़ से कम की आ जाएगी, या 60 लाख वाली आपकी 35 लाख की आ जाएगी या 30 लाख की आ जाएगी। तो जो हिंदुस्तान में 25 लाख की कार बन रही है हिंदुस्तान की कंपनी, हो सकता है उस कंपनी को अपनी कार बेचने में दिक्कत आए, मे बी पॉसिबल। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं और ये आएंगी इस तरह की प्रॉब्लम्स। फिर ये कहा गया कि किसानों की आय बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, नो डाउट। हमारे एक्सपर्ट सर्विस सेक्टर में अब 27 देशों में जाके अपनी सेवाएं देंगे, तो वहां से पैसा भी आएगा, समृद्धि भी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा उत्साहित एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन जो चीजें हैं कि केमिकल का व्यापार है, दवाई है। अमेरिका में जितनी दवाई जाती है सारी जेनरिक दवाई का ज्यादा वो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हो सकता है कि यूरोप जेनरिक दवाइयों को आने दे या ना आने दे, इस बारे में समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। कि हो सकता है कि वो ये कहे कि नहीं, मेरे को तो स्टैंडर्ड की और फार्मा कंपनीज की दवाई ही चाहिए, तो हम उस स्टैंडर्ड की बना के दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और फिर ज़्यादातर जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, वो उनका एक नियम है यूरोप का, उसको बोलते हैं CBAM, कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस डील में उसको छेड़ा ही नहीं गया। जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि भाई हमारी, अगर हम मान लो कोयले से बिजली बनाते हैं, कोयले से बिजली बनाते हैं तो पॉल्यूशन फैलेगा, वो पॉल्यूशन फैलता है तो कार्बन जो उत्सर्जन होता है, तो वो ये देखेंगे कि भाई कि इसकी प्रोडक्शन के अंदर जो बिजली इन्होंने यूज की, यानी वो एक बहाना बना के उस पर हमारे ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन ये भविष्य की बात है। लेकिन जो हुआ है, निश्चित तौर पर अमेरिका इससे बौखलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि मेरी मार्केट, उसकी करेंसी के ऊपर भी असर पड़ेगा और मार्केट के ऊपर भी असर पड़ेगा। डिपेंडेंसी हमारी अमेरिका के ऊपर कम होगी, निश्चित तौर से कम होगी। लेकिन जो ये एक्सपोर्ट पे लिमिट्स जो हो सकती है, जो आपने बताया कि कोई ना कोई बहाना बना के कुछ चीज़ों पे रोक लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता जैसे WTO के रेगुलेशंस हैं, जो FTA है, वो उनको नज़रअंदाज करके एक तरीके से किया गया है? नहीं, वो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो रूल्स आपको लगता है कि उसकी वजह से कुछ चीज़ों पे बैन लग सकता है या फिर एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकते, वो भी क्या पता हो जाए? नहीं, वो तो सिर्फ एक आशंका जाहिर की है मैंने। वो तो जब हमें ये पता चलेगा कि मैं इन स्टैंडर्ड्स को मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे पास 20 एक्सपोर्टर हैं, 20 एक्सपोर्टर्स उनको उन स्टैंडर्ड को मेंटेन ना कर पाएं, उनमें से 5 एक्सपोर्टर मेंटेन कर पाएं, तो उनका सामान चला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ब्रिटेन है, ओमान है, न्यूजीलैंड है, इनके साथ भी मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ है शायद? वो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट हमारे अलग अलग देशों के साथ वो हमारे हो रखे हैं। तो जो हमारी डिपेंडेंस है एक तरीके से USA पे कम होती जा रही है, और साथ में हमने जो ऑयल इंपोर्ट्स है रशिया से वो भी कम कर दिए हैं। अब इसमें
एक तरीके से हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा सा खुश हुआ हो, और शायद मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़ी थी कि जो 25% टैरिफ हो वो शायद कम किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये चीज़ हो गई, इसके बाद में फिर से एक तरीके से अमेरिका गुस्साया हुआ अमेरिका है। प्रेशर में है। हाँ, तो अब क्या लगता है कि अमेरिका अब हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा? अमेरिका की सिर्फ एक थ्योरी है, जो जिससे उसको फायदा होगा वो उस पक्ष में होगा और किसी पक्ष में, कोई दूसरी थ्योरी, सेकंड थॉट है ही नहीं उसके दिमाग में। वो प्योर बिजनेसमैन और बिजनेस करता है हर देश के साथ, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर देश को फंसा लेते हैं। वो दूसरे कंट्री की टर्म्स के ऊपर डील नहीं करता कभी भी, अपनी टर्म्स के ऊपर डील करता है हमेशा, हर देश के साथ। तो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है यूरोप के साथ, इससे अमेरिका को कोई नुकसान होगा? क्योंकि अमेरिका तो फायदा चाहता था एक तरीके से। नहीं, अमेरिका तो कभी नहीं चाहता था कि ये डील हो। अमेरिका क्यों चाहेगा? उसको पता है कि अगर हमें नया बाजार मिलेगा तो निश्चित तौर के ऊपर डिपेंडेंसी उसके ऊपर कम होगी हमारी, तो वो क्यों चाहेगा? तो एक तरीके से लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी अमेरिका से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी इसकी जो करेंसी डॉलर का जो वर्चस्व है वो कम हो, और सोने का रेट बढ़ने का एक मेन कारण ये भी है कि सारे देश डॉलर के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं, और अमेरिका खुद भी खत्म करना चाहता है। आपको मैं बताऊं, अमेरिका क्यों करना चाहता है? अमेरिका भी खत्म करना चाहता है। पता है क्या होता है कि हर करेंसी का एक टेन्योर होता है। पहले भारत का रुपया चलता था पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद इंग्लैंड का पाउंड चला कितने लंबे समय तक, फिर आपका डॉलर हुआ। अब हो सकता है कोई और करेंसी इसकी जगह ले ले। अब जापानी संकट क्या है? जापान ने चांदी खरीदनी शुरू कर दी। अमेरिका भी चाहता है कि जापान का येन अगर खत्म होता है तो उसके लिए भी संकट पैदा होगा। तो ये इंटरनेशनल जो रिलेशन और इंटरनेशनल ट्रेड का कंसेप्ट क्या है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी के समझ से बाहर का मामला है। और सोने के रेट जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, मैं आपको और बता देता हूँ, तो आप ये मान के चलो विश्व की अर्थव्यवस्था उतनी ही कमजोर है। इसका सीधा सीधा मतलब भाई पैसा सोने की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना जी। सोने की तरफ शिफ्ट कब होएगा पैसा? जब आपकी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर लोगों को रिटर्न कम होगी। रिटर्न कम कब होगी? जब उनकी डिमांड नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी कम हो रही है ना जी। तो इकोनॉमी वीक हो भी एक है। इसको दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में हम एक मंदी का सामना भी कर सकते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड। तो इससे इंडिया को एक तरीके से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा या फिर नुकसान होगा? क्योंकि नहीं, इंडिया को भी प्रभावित होता है। अगर देखिए क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई देश ऐसा नहीं है कि जो सारी चीजें अपने आप प्रोड्यूस करके अपना काम चला ले। हमें बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें दूसरे देश हमसे मंगवाते हैं। लेकिन अगर किसी देश के अंदर परचेजिंग पावर कम होगी, वीक होगी, लोगों के पास पैसा खर्च करने को नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर उसके एक्सपोर्ट भी प्रभावित होंगे, उसके इंपोर्ट भी प्रभावित होंगे। तो ये तो इस तरह से आज प्रभावित नहीं होगी, 6 महीने के बाद प्रभावित हो जाएगी, लेकिन असर जरूर पड़ता है। पहले जो है लगभग विश्व के 2 ही केंद्र माने जाते थे, या तो रशिया या फिर अमेरिका, बाइपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर था। लेकिन अभी के टाइम पे और भी हैं कई कंट्रीज ऐसी जो उभर रही है, मतलब अलग अलग फील्ड्स में वो अच्छा कर रही हैं। और इस तरीके की जो कंट्रीज उभर रही हैं, तो हमारे लिए भी या फिर दुनिया के लिए एक तरीके से ऑप्शंस बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि रूस की तरफ या अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा इसमें। तो जो हम हैं, मतलब इंडिया है, तो उसको डाइवर्सिफाई करने का एक तरीके से मौका मिला है। तो किन किन चीज़ों में हम ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये कर सकते हैं?
अब जो डिफेंस है उसके अंदर है, या फिर और जैसी चीजें हैं, क्या ये डिपेंडेंट लगातार यूएस पे ही बनी रहेगी या फिर कोई और भी शिफ्ट हम देख सकते हैं? नहीं, देखिए, वर्ल्ड हमेशा डायनामिक रहते हैं, चेंजिंग रहते हैं। चेंज रहता है। हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर पाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगी उनकी डिमांड क्या है। वो जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वही चीज़ तो हमें प्रोड्यूस करके देनी पड़ेगी ना। मान लो वो टेक पर्सनल्स की डिमांड करते हैं जी। तो हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जा सकते हैं। अगर वो डिमांड करते हैं कि भाई मेडिकल साइंस के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो हमारे यहाँ से डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। हम अपने आप तो ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भाई हम तो क्लर्क वहाँ पे भेजेंगे जी। वो तो जो वहाँ पे डिमांड होगी जिस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाकर सर्टिफाई करके। और सब एक चीज़ आपको बताता हूँ, यूरोप के देशों में जो सर्टिफिकेशन होती है ना, वो दूसरे देश की सर्टिफिकेशन नहीं चलती। वो खुद सर्टिफाई करेंगे कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, तब वो एक्सेप्ट करेंगे, करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो इसमें जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक तरीके से अगर वहाँ की मार्केट का एक्सेस हमें मिलता है तो वहाँ पे चीज़ों की डिमांड है, और ये भी है कि वहाँ पे चीज़ें महंगी है, मतलब हमसे तो महंगी है। तो क्या जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कोई बूस्ट देखने को मिलेगा? मैंने बताया कि अगर हम उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, निश्चित रूप से हमें नई मार्केट मिलेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, कंपनीज के प्रॉफिट भी बढ़े। तो बूस्ट तो मिलेगा ही हमें अगर नई मार्केट मिलती है तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चांसेस है कि हाँ, एक तरीके से हमारे फेवर में हो, फेवर और में। अमेरिका को टैकल करने में हमारी हेल्प बिल्कुल। करेगा। तो आज जो ये विषय था, ये बड़े लंबे टाइम से, मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कोशिश की जा रही थी कि होगा, और आज जब ये हो चुका है, इसको जो है लागू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 10 साल मैक्सिमम लग सकते हैं, और धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर्स को हमारे फायदा होगा और कौन से सेक्टर्स हैं वो जो इसका लाभ नहीं नहीं भी उठा सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस हैं वो भी काफ़ी आएंगे। अमेरिका, जैसे हमने बताया था कि एक तरीके से हमारे ऊपर दबाव था कि हम रूस से चीज़ें ना खरीदें, या फिर एक तरीके से हमारा जो एक्सेस है वो अमेरिका की मार्केट का वो लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि 500% टैरिफ्स पहले 50% लगे थे। तो नए ऑप्शंस हमारे लिए जो है खुलेंगे, जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसकी मार्केट के। तो इससे बदलाव जो हो सकता है कि पॉजिटिव ही हो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।